तो महात्मा गांधी की हत्या, इसकी जो कहानी हम सब ने सुनी है या जानते हैं, वो असल में ना पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ आखिरी हिस्सा। ये कहानी एक गोली चलने पर खत्म नहीं होती, नहीं, ये तो 1 साल से भी ज्यादा लंबी, बहुत गहरी और सोची समझी साजिश की कहानी है। और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है कि ये किसी एक इंसान का काम था ही नहीं, ये तो एक संगठित, एक कोऑर्डिनेटेड कोशिश थी। तो चलिए आज इस साजिश की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। 30 जनवरी 1948 को जो हुआ, उसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक पुरानी नाकाम कोशिश तक, क्योंकि ये सब कुछ बहुत पहले शुरू हो चुका था। तो इस हिस्से में हम बात करेंगे उस पुरानी दुश्मनी की और उन किरदारों की जिन्होंने मिलकर इस पूरी साजिश को रचा था। अब देखिए, ये दुश्मनी कोई नई नहीं थी। बात है जुलाई 1944 की, पंचगनी की। एक नौजवान नाथुराम गोडसे गांधी जी पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। सोचिए, उसे पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन गांधी जी के कहने पर उसे छोड़ दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि गोडसे के मन में ये जो जहर था, ये जो रंजिश थी, वो कितनी पुरानी और गहरी थी। इस साजिश के पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं था, कई लोग थे। सबसे आगे तो था नाथुराम गोडसे, जो हत्यारा बना। फिर था नारायण आप्टे, जिसने पूरी प्लानिंग, सारा लॉजिस्टिक संभाला। और उनके वैचारिक गुरु थे विनायक सावरकर। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर किसी का एक तय रोल था, एक तय काम था। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां आखिरी साजिश की प्लानिंग हुई। और अब देखेंगे कि ये प्लान भी गलतियों और नाकामियों से भरा हुआ था और लगभग फेल होते होते बचा था। जनवरी 1948 में प्लान बनना शुरू हुआ। पहला काम, एक शूटर ढूंढना। फिर हथियार खरीदे गए और इसके बाद ये लोग आशीर्वाद लेने भी गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी जानते हैं? हत्या के लिए लाए गए हथियार बॉम्बे के एक पवित्र मंदिर में छिपाए गए थे। इससे पता चलता है कि ये लोग अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और देखिए, इन साजिशकर्ताओं का घमंड और लापरवाही किस हद तक थी। ट्रेन में सफर करते हुए नारायण आप्टे ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए एक फिल्म एक्ट्रेस को अपनी पहचान और अपने प्लान के बारे में सब बता दिया। उन्हें लगा कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन यही छोटी सी गलती बाद में एक बड़ा सबूत बन गई। तो आया 20 जनवरी का दिन, लेकिन पूरा प्लान चौपट हो गया। ऐन मौके पर शूटर ने गोली चलाने से मना कर दिया। फिर प्लान बी बनाया गया कि बम फोड़कर ध्यान भटकाया जाएगा। लेकिन बम धमाके की अफरा तफरी में दूसरा शूटर भी डर गया। और हद तो तब हो गई जब गोडसे और आप्टे अपने साथियों को वहीं छोड़कर भाग निकले। इसी भगदड़ में पाहुआ पकड़ा गया और यहीं से पुलिस के हाथ पहली बड़ी लीड लगी। इस नाकामी के ठीक 10 दिन बाद वो हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब हम देखेंगे कि हत्या के बाद क्या हुआ और जनता और सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। 30 जनवरी 1948 की शाम गांधी जी प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे। तभी गोडसे भीड़ में से निकला। उसने गांधी जी की पोती मनु को धक्का देकर एक तरफ किया और एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी के मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। प्रधानमंत्री नेहरू के ये शब्द उस वक्त पूरे देश के दर्द और सदमे को बयां कर रहे थे। एक पल में ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, हर तरफ अंधेरा छा गया हो। राष्ट्र ने अपने बापू को खो दिया था। इस हत्या के बाद जनता का गुस्सा आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों पर फूट पड़ा। उनके दफ्तरों पर हमले होने लगे, उनके सदस्य छिपने लगे। माहौल इतना खराब हो गया कि सरकार को 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगाना पड़ा। अब जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी। पाहवा ने जो कबूलनामा दिया, उससे एक एक करके सारे नाम सामने आ गए। आप्टे भी अपनी एक गलती की वजह से पकड़ा गया। मुकदमा चला और गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन सावरकर पुख्ता सबूत न होने की वजह से बरी हो गए। तो अब तक हमने समझा कि ये हत्या कैसे हुई, लेकिन अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये हत्या क्यों हुई? इसके पीछे की असली वजह क्या थी? ये एक गहरी वैचारिक लड़ाई थी। तो अदालत में गोडसे ने अपने किए को सही ठहराने की बहुत कोशिश की। उसका पहला दावा क्या था कि गांधी जी ने देश का बंटवारा करवाया, जबकि असलियत ये है कि गांधी जी तो आखिर तक इसका विरोध करते रहे। फिर उसने कहा कि गांधी हिंदू विरोधी थे
और ये बात कितनी अजीब लगती है ना, कि ये दावा वो शख्स कर रहा है जिसने हत्या के हथियार छिपाने के लिए एक हिंदू मंदिर का इस्तेमाल किया था। और देखिए, ये स्लाइड इस पूरी वैचारिक लड़ाई का सार बताती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये दो अलग अलग दृष्टिकोणों की, दो विजन्स की लड़ाई थी। एक तरफ था गांधी का उदार और सबको साथ लेकर चलने वाला हिंदुत्व, और दूसरी तरफ थी साजिशकर्ताओं की उग्रवादी और जाति आधारित विचारधारा। और इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अंत में गोडसे को फांसी से बचाने के लिए उसी के साथियों और समर्थकों को गांधी जी के सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने गांधीवादी मूल्यों की दुहाई देकर गोडसे के लिए दया की अपील की। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि आखिर में विचार किसके जीते। अल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात गांधी के कद को बताती है। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये पूरी इंसानियत का नुकसान था। उनका जाना एक युग का अंत था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं। विचारों की ये जो लड़ाई है, एक उदार सोच और एक कट्टरपंथी सोच के बीच का ये जो संघर्ष है, क्या वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।